हेलो क्लास 9। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स समझ चुके हैं, जिसमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़े थे हम लोग, रदरफोर्ड, नील बोर, और थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग समझे थे। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं कहाँ पे, तो पृथ्वी पे, जो कि हम लोग जानते हैं अभी, भविष्य में और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तो जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सिंबल्स के जरिए। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, तो वो हिस्टोरिकल जर्नी था एटम के डेवलपमेंट का। अब हम लोग कोर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे वाले वीडियो को भी जरूर देखो, मेमोराइज ही हो जाएगा तुमको सब कुछ। अब सिंबल्स ऑफ एलिमेंट में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जॉन डाल्टन का है। हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पढ़ेंगे, टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ही बेशकीमती है। तो जॉन डाल्टन रियलाइज करता है नीड फॉर स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और जॉन डाल्टन को ये लगता है कि ज़रूरी है कि जो भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, उनको हम लोग सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट कर सके, ताकि केमिस्ट्री के स्टडी को आसान बनाया जा सके। इन 1803 ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पिक्टोरियल सिम्बॉल्स। तो 1803 में पिक्टोरियल सिम्बॉल का वो शुरुआत करता है जॉन डाल्टन। और ये देख सकते हो, यही सब पिक्टोरियल सिंबल है ना। तो ये हमको बस नाम मात्र जानना है, बस इतना याद रखना है कि पिक्टोरियल सिंबल का जनक कौन था, तो जॉन डाल्टन था। इसके बाद तुम देखोगे बर्जीलियस का कंट्रीब्यूशन, तो कर रहा है इन 1813 बर्जीलियस सजेस्टेड, यहाँ पर देख रहे हो, बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स वुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स। अब यहीं से तुम क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल केमिकल सिंबल शुरू हो गया। लेकिन इन दिनों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपेक देख रहे हो, IUPAC। 10th के केमिस्ट्री में भी तुमको यूपेक नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नंबर परीक्षा में आना ही आना है। तो यूपेक का फुल फॉर्म तुम जान लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है यूपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुम जान लो। अब ये जो है ना, अप्रूव किया कुछ तौर तरीका कि किस प्रकार से नेमिंग किया जाएगा, है ना, इस एलिमेंट्स का। तो देख लो क्या क्या नियम था, तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या नियम था या किस प्रकार से एलिमेंट्स का नेमिंग किया गया। तो मेनी सिंबल्स आर द फर्स्ट लेटर, मतलब पहला जो लेटर होता है, जैसे हाइड्रोजन तुम बोलते हो HYDROGEN, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का H ले लिया सिंबल के रूप में हाइड्रोजन का। लेकिन कभी कभार क्या होता है, 2 लेटर लेना होता है। कभी कभार क्या होता है, कुछ एटम के एलिमेंट के केस में 2 लेटर लेना पड़ता है। तो इसमें पहला वाला को तो हम कैपिटल लेते हैं, दूसरे वालों को स्मॉल ले लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए ना, एल्युमिनियम में A कैपिटल लेंगे, L स्मॉल लेंगे, यही एल्युमिनियम का क्या हो गया, सिंबल। तो पहला चीज़ है कि कभी कभी कुछ एलिमेंट्स के केस में हम लोग 118 एलिमेंट्स जानते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, पहला लेटर को ले लेते हैं सिंबल के रूप में। और जब पहला लेटर को लेंगे केवल, तो हम लोग कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स के केस में हम लोग को 2 लेटर लेना पड़ता है। तो पहला लेटर तो कैपिटल रहेगा, एक देख रहे हैं, और दूसरा लेटर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। अपर केस, लोअर केस हम लोग पढ़ते हैं ना, वही चीज़। नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अदर देन सेकंड लेटर इन द नेम। मतलब कुछ एलिमेंट्स 118 में से 2 टाइप, कुछ एलिमेंट को तो हम लोग देख लिए कि केवल पहला लेटर लेंगे और वो भी कैपिटल में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें पहला और सेकंड लेटर लेंगे, पहला लेटर तो कैपिटल होगा लेकिन सेकंड स्मॉल होगा। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं 118 में से जिनका हम लोग सिम्बोलिंग कैसे करते हैं, तो पहला लेटर तो कैपिटल ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा लेटर को छोड़ करके उसके बाद वाला लेटर ले लेते हैं, और वो भी स्मॉल में लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स का हम लोग नेमिंग करेंगे, उनको सिम्बोलाइज करते हैं। और कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम लैटिन से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज है। इंग्लिश के बारे में जो है ना, कहा जाता है कि दरिद्र भाषा है। दरिद्र भाषा है, दैट मीन्स कि काफ़ी पुराना नहीं है, 5000 ईयर्स या बहुत कम पुराना होगा। तो इसमें जो लैंग्वेज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दूसरे लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जो वर्ड्स हैं लिए गए हैं। तो यही लैटिन वर्ड से भी लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जर्मन से लिया गया है। तो लिया गया है तो क्या होता है कि नेम आपको डिफरेंट साउंड होगा, मतलब उच्चारण होगा। जैसे आयरन को देखिए, आयरन का लैटिन नेम से लिया गया है, लैटिन नेम फेरम कहते हैं। तो आयरन का जो सिंबल बनाया गया, तो इसी का यूज करके बनाया। FE देख रहे हैं, फेरम में FERRUM फेरम है, और फेरम में पहला लेटर F है, सेकेंड लेटर E है, इसी को यूज करके सिंबल बना दिया आयरन का, है ना। इसी प्रकार मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो नाम है वो ग्रीक लेटर से लिया गया है ना, हाइड्रार गायरोस, ठीक है। तो HY ले लिया, H और G ले लिया, दूसरा लेटर छोड़ दिया, कोई और लेटर ले लिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग जो
कुछ एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लैंग्वेजेस से दिया गया है, जिसके कारण उनका सिंबल आपको नाम से कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेगा। आयरन का होना क्या चाहिए था IR, लेकिन है क्या FE। तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये दूसरे लैंग्वेज से दिया गया है। तो ये हम लोग जान गए, इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं जानना है सिम्बॉल्स के बारे में। अब देखिए एटॉमिक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग काफ़ी आसानी से समझेंगे। एटॉमिक नंबर के बारे में कह रहा है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर और कुछ नहीं, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन मौजूद है ना, उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हम इसको बोल क्या सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को शॉर्टकट में हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह क्या बताता है एटॉमिक नंबर, तो ये आइडेंटिटी, पहचान बताता है किसी भी एलिमेंट का, और उसका केमिकल बिहेवियर बताता है। तो ये 2 पॉइंट आपको शॉर्ट में याद रखना है। पहला चीज़ ये याद रखोगे कि एटॉमिक नंबर है क्या, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और इस एटॉमिक नंबर को तुम Z से रिप्रेजेंट करते हो। और ये एटॉमिक नंबर से होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी, पहचान बताता है किसका, एलिमेंट का। और दूसरा क्या बताता है, केमिकल बिहेवियर, ठीक है। तो इतना इसके बारे में याद रखोगे। अब मास नंबर के बारे में आ जाओ। मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर और कुछ नहीं, मास नंबर सम है। सम मतलब जोड़ है, किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में तुम जोड़ते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता कहाँ है, तो दोनों सेंटर में होता है। सेंटर में, किसके सेंटर में, एटम के सेंटर में। यहीं पर प्रोटॉन भी होगा और यहीं पर न्यूट्रॉन भी होगा। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, है ना। और मास नंबर भी कैलकुलेट इन्हीं दोनों को जोड़ने से होता है। तो बात समझ रहे हो, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग, जो कि सेंटर में मौजूद होता है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, सेंटर में होता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है। सेंटर में कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस इतना ही याद रखना है, ये काम खत्म। अब एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, सिंस द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, माने मास जो होता है ना न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन के लगभग बराबर समकक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रोटॉन के समकक्ष होता है न्यूट्रॉन का मास, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अगर इन दोनों से कंपेरिजन करें तो लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इसके मास को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसमें, ये जो मास नंबर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें। अब देखो, एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कि इस प्रकार से अगर तुमको लिखा हुआ मिल जाए, तो ऊपर वाले को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो इतना चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब ये जो है ना कोर केमिस्ट्री समझने का चीज़ है बाबू, एंड हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू नो कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वही चीज़ है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल, है ना, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग सेल्स में, है ना, अलग अलग सेल्स में। तो भोर एंड बड़ी कुछ रूल्स इसके लिए बताए थे। भोर और बड़ी को होगा वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक, है ना। तो भोर और बड़ी जो है कुछ रूल्स बताया इसके लिए, और उन रूल्स की मदद से हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने वाले हैं। बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कन्फिगुरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, माने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बंटवारा, बांटना, है ना, कि किस प्रकार से अलग अलग घरों में, अलग अलग सेल में, अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब इसमें भोर और बड़ी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस रोल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट तुमको समझाएंगे। अब मान लो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट दिया भोर और बड़ी कि हम लोग 2n² के मदद से, है ना, 2n² के मदद से, किसके मदद से, 2n² के मदद से, यही फॉर्मूला याद रखना है तुमको। हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमारे पास क्या क्या सेल हैं, तो हमारे पास सेल है K, L, M, N। हम तुमको पहले ही के क्लास में बताए, जो जब नील भोर वाला पढ़ाए थे। तो K का याद रखना है, ऑर्डर क्या होता है 1, L का क्या होता है 2, M का 3, N का 4, ये तो तुमको याद रखना होगा, K, L, M, N, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम 2n² फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। K1 के पोजीशन पर है, L2 के पोजीशन पर है, M3 के पोजीशन पर है, N4 के पोजीशन पर है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है
ये याद रखना है, ये पोजीशन। अब हम लोग 2n² का यूज करेंगे, इसको हटाते हैं, ध्यान में रखो, इसको नोट कर लो। अब देखो हम सोचेंगे कि के में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो के का ऑर्डर कितना है, 1 है। फार्मूला क्या है हमको निकालने का, 2n²। अब n की जगह पर 1 का वैल्यू डाल दो, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 × 1 मतलब 2, ठीक है। तो के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हट सकता है, 2। इसी प्रकार तुम एल का निकाल के देखो कॉपी पे। एल का ऑर्डर कितना है, 2। फार्मूला क्या है, 2n²। अब डाल दो 2 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब ये तो 8 का निकल गया। अब m का निकालो, m का ऑर्डर क्या है, 3। फार्मूला क्या है, 2n²। डाल दो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18। ये हो गया। n का निकाल दो, n का ऑर्डर क्या है, 4। फार्मूला क्या है, 2n²। वैल्यू डालो 2 × 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 16। अब इसको कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा, 32। तो तुम देख सकते हो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से तुम क्या पाते हो कि के, एल, एम, एन में कितना हट सकता है, 2, 8, 18, 32, ठीक है। कुछ गलती होगा तो कमेंट कर देना। तो ये इसका कैपेसिटी हो गया, मैक्सिमम इतना ही हट सकता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है।